हाँ, अब उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। वेरी गुड। सुजीत, रवि, ठीक है, राधिका, अंजलि, ठीक है, पहुंच रही है मेरी आवाज आप तक? ठीक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। भूगोल की क्लास के बाद फिर से हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भूगोल के साथ साथ जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी जो आपका विषय है, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट या जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं, वो सारे विषय आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ते हैं। और जहां तक यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात है, हमने बार बार आपको बताया है कि जब तक इन सारी चीजों को आप एक साथ जोड़कर नहीं समझेंगे, तब तक प्रश्नों को टैकल कर पाना मुश्किल है। चाहे वो प्री के प्रश्न हो, चाहे वो मेंस के प्रश्न हो, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पहली क्लास है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, समझेंगे कि पढ़ना क्या है। जैसा कि हमारा तरीका है, आप उससे वाकिफ भी होंगे। बहुत सारे लोग, कुछ लोग नए हो सकते हैं, बाकी काफी सारे लोग पुराने नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। तो वो जान लें कि पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर उस विषय का रोल, उस विषय की भूमिका आपके सिविल सेवा की परीक्षा में है क्या। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से उसको लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो पहले उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, उसकी उपयोगिता क्या है सिविल के एग्जाम में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले आपको बता दें कि वर्तमान में किसी भी परीक्षा में, खासकर सिविल सेवा की जब हम बात करते हैं, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आप लोग देख भी रहे हैं, ट्रेडिशनली पहले कम हुआ करता था, लेकिन अभी इसका महत्व बहुत ज्यादा। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, उसको गंभीरता से सुनिएगा, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका रोल बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको भूगोल की भी क्लास में बताया था, अभी भी आज भी बता रहे हैं कि वर्तमान में जो पक्ष या जो मुद्दे ज्यादा प्रासंगिक हैं, जो जिनका मानव से सरोकार या कंसर्न या कह लीजिए उसका संबंध सीधा सीधा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो वर्तमान में जैसे आप पर्यावरण की बात सुने तो आप सुनते होंगे यहाँ पर्यावरण का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहीं कार्बन इमिशन या कार्बन जो है, लगातार जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करने की बात की जा रही है। कहीं आप देखिए कि भारत में कार्बन, जैसे हम लोग कोयले की बात कर रहे थे, तो कोयले का खनन ज्यादा हो रहा है। ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी करनी है, लेकिन बात हो रही है कि कोयला, उससे बहुत ज्यादा कार्बन का इमिशन होता है, उसको पर्यावरण, उससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। यानी कह लीजिए जब पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं हम, तो पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, तो उससे मानव जीवन सीधे प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में अगर आप दिल्ली में हैं, तो जो दिल्ली में है वो देख रहे हो, वर्तमान में ही नहीं बल्कि आप कई सालों से अगर दिल्ली को सुनते भी होंगे दूर बैठकर कहीं, या अगर आप यहाँ रह रहे हो तो देख रहे होंगे कि स्मॉग वाली एक कंडीशन है। जानते हैं एक शब्द है स्मॉग, जिसको क्या कहते हैं हम, धूम्र कोहरा। ये देखिए हम लोग भूमिका बना रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं वहां से। ठीक है, फिर एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये पहले हम लोग देख रहे हैं कि आखिर ये पर्यावरण, ताकि आपको किसी को कंफ्यूजन न रहे कि आखिर ये पर्यावरण क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो चुका, क्यों हम अभी कह रहे हैं जैसे कि वर्तमान में चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो उसको आप समझिए। तो जैसे मैंने कहा, अभी ठंडियों का भी सीजन देखिए स्टार्ट हो गया है, ठंडियां थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बार बार हो रहा है कि दिल्ली की हवाओं में जहर घुल गया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आप सुन रहे हैं खाली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है, काफी ज्यादा
गिर गया है, ठीक है, सांस नहीं लोग ले पा रहे हैं, तमाम सारी समस्या है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से हम स्वयं उस चीज से बहुत ग्रसित है, परेशान है, ठीक है। जब भी बाहर आपका आना जाना कहीं ज्यादा होता है तो ये समस्या ज्यादा आ रही है। ये सारी चीजें क्यों है? और क्यों यहाँ परमानेंट ऐसी चीजें परसिस्ट हो जाती हैं, यानी परमानेंट आप देखिए स्थायी तौर पर इस दिल्ली को हर बार ठंडियों में ये समस्या जो है हर बार झेलनी पड़ती है, आखिर क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद आप वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, लगातार आप ग्लोबल वार्मिंग का आप नाम सुनते होंगे, ठीक है। आप क्लाइमेट चेंज का नाम सुनते होंगे, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं, कहीं जंगल में आग लगी उससे आप समस्या सुनते होंगे। यानी आप एक प्रकार से कह लीजिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप सुनते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कुल मिला जो सांस जो है, ऑक्सीजन जो है, लगातार वायुमंडल में जो घुलित ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो कम होती चली जा रही है। यानी बहुत प्रकार की जो है स्वास्थ्य सुविधा, जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं मानव के सामने, वो खड़ी हो चुकी हैं और एक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण का मतलब आगे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, यानी गुणवत्ता में ह्रास होना। किसी भी, अगर हम आप कोई कहे कि आपका मन प्रदूषित, आपका मस्तिष्क प्रदूषित हो चुका है, इसका मतलब कि आपकी मानसिक जो सोच है वो कहीं न कहीं बेकार हो चुकी है, उसमें कहीं कमी आ गई। कुल मिला-जुलाकर जब प्रदूषण की बात हम करते हैं तो इसका मतलब कि किसी भी तंत्र में जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसका गिर जाना, उसमें अवांछित तत्वों का मिल जाना, ठीक है? उसमें ऐसे तत्वों का मिल जाना जो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते हो, नीचे गिराते हैं, ठीक है? तो पर्यावरण बहुत एक बड़ी समस्या का विषय है और महज केवल एक देश विशेष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चिंता का विषय, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि ये खंड जो आप देखने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब अगर बात करें तो प्री जो यूपीएससी जो आप देख रहे हैं या देने जाएंगे, अगर प्री परीक्षा की बात करें, जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है, प्राथमिक जो परीक्षा होती है, इसमें आप वर्तमान में देख रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आप अभी उठाकर पेपर देखिए तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला दें तो आपको कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन जो केवल इसी अकेले खंड से मिल जाए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप सोचिए कि 100 क्वेश्चन होते हैं, जब आप प्री की बात करते हैं, यूपीएससी प्री की बात, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। और 100 क्वेश्चंस में जो आजकल आप देख रहे हैं, जैसा कि बहुत फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, मतलब आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से यही ट्रेंड ऑलमोस्ट बना हुआ है कि अगर 50 क्वेश्चन भी आपने नेगेटिव मार्किंग की बात सही सलामत सब कुछ कर लिया, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर होते हैं, यानी अगर आपने 50 क्वेश्चन भी कर लिया ओवरऑल, ठीक है, तब भी आप क्या है, प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप सोचिए कि 50 क्वेश्चन करने पर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, और हमने जैसा कहा कि मान लीजिए ये 15 से 20 तो मिनिमम है, आना ही आना है, ठीक है, मैक्सिमम हम कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर इसका हम एक 20 का पकड़े, यानी 20-25 क्वेश्चन की बात करें फिर भी, तो सोचिए ऑलमोस्ट जो है 50% यहीं से अगर हो जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये खंड है, ठीक है। यानी प्री पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये खंड, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले कम आते थे इससे, अभी प्रश्न इससे बहुत ज्यादा आने लगे, तो इसलिए इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। भूगोल की तुलना में ये खंड छोटा है और दूसरे विषय की तुलना में खंड छोटा है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी उपयोगिता क्या है, ज्यादा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों के लिहाज से मेंस की जब हम लोग बात करते हैं, यानी यूपीएससी प्री के बाद जब मेंस की बात करते हैं, तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका पर्यावरण है, ये जीएस के 3rd पेपर में है। किसमें है? जीएस पेपर 3rd में, ठीक, जहां आपका इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था है आपकी, ठीक है, वहां अर्थव्यवस्था के साथ आप देखेंगे ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी लगा हुआ है, वहां आपका साइंस टेक वाला पोर्शन भी है, इंटरनल सिक्योरिटी जो आपका है वो भी है। तो पहले तो आप ये जान लें कि आप कम से कम सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जहां आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, पहले वो हमने बार बार कहा है कि सिलेबस इज जस्ट लाइक एन एड्रेस। सिलेबस एक पते की तरह है, जैसे आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो आपको पते की जरूरत होती है वहां पहुंचने के लिए, वैसे सिलेबस भी एक पते की तरह है कि आपको जैसे एक पता, एक एड्रेस है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है उसमें ये सिलेबस हो गया, बहुत जरूरी है। फिर कैसे पढ़ना है वो अप्रोच हो गई कि किस अप्रोच से पढ़ना है, कि क्या पन्ना खोले एक तरफ से पढ़ डाले। हमने कहा कि इस तैयारी से, खाली एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट करने से आप आईएएस नहीं बन सकते, इस बात को दिमाग में रखिए।
किस दृष्टिकोण से पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको हमने भूगोल में चर्चा की, वैसे यहाँ भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सिलेबस मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए। थर्ड पेपर में मेंस में है ये, वहां भी एक अच्छा खासा खंड इससे होता है, आता है। निबंध वाला जो सेक्शन है आपका, जो निबंध है आपका, ऐसे जो आपका राइटिंग है, उसमें भी एक निबंध पर्यावरण से जरूर होता है, ठीक है। यानी निबंध जब आप लेखन कर रहे हैं, निबंध लेखन जो आपका है, जो 250 नंबर का है, उसमें अगर आप एक एक निबंध उसमें कम से कम पर्यावरण से रिलेटेड जरूर होता है। अगर पर्यावरण पर आपकी पहुंच पकड़ अच्छी है तो वहां उस निबंध को भी करने में आपको जो है बहुत ही जो है फायदा मिलेगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक। एथिक्स वाले पेपर में भी अगर इन्वायरमेंटल नॉलेज आपका अच्छा है, पर्यावरण बोध आपका अच्छा है, तो काफी आपको हेल्प वहां भी इनडायरेक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखिए। फर्स्ट पेपर में जहां ज्योग्राफी भूगोल है, वहां भी इन्वायरमेंट से जोड़ के बार बार देखा गया है, प्रश्न पूछे, इसलिए खंड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट। अब चलिए देखते हैं एक एक करके आखिर पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, ठीक, और क्या क्या चीजें उसमें हम लोगों को देखना है, उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहां देखिए दो शब्द है, एक पर्यावरण है, एक पारिस्थितिकी। एक पर्यावरण और एक क्या है, पारिस्थितिकी। पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण जैसा कि शब्द ही है, पर्यावरण एक घेरा, एक आवरण, एक आवरण, कोई भी चीज हो, मान लीजिए ये कोई भी हमने पेड़ पौधा या पत्ती कुछ भी आप समझिए, ये बना दिया, अब इसको जो चाहे समझ सकते हैं, मेरे लिए एक तंत्र है। और इसको चारों तरफ से जो आवरण है, इसके चारों तरफ से जो घेरा है, वही क्या है, ये चारों तरफ से जो एक तंत्र है, कोई भी एक तंत्र, इसके चारों तरफ जो आप घेरा देख रहे हैं, यही क्या है, पर्यावरण। आप एक यूनिट है, आप एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक व्यक्ति है। आप एक चारों तरफ से, आपके चारों तरफ जो माहौल, जिसको कहते हैं ना, माहौल अच्छा है, बुरा है, बढ़िया नहीं है, हम किस पर्यावरण में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, वो मानव जनित हो सकता है, आगे बात करेंगे, प्राकृतिक हो सकता है। कुल मिला जुलाकर जब पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जैसा हमने बताया कि किसी भी तंत्र को, किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत किसी एक यूनिट को, इकाई को चारों ओर से जो आवृत करता है, जो घेरता है, वही क्या है, पर्यावरण, ठीक है, वही क्या है, पर्यावरण। तो पर्यावरण एक प्रकार से आप कहें तो जैव और अजैव, जैव जो घटक है उनका क्या है, एक मिश्रित जो है योग है। आप क्या है ये, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि चारों ओर का आवरण है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जैव और प्लस अजैव घटकों का योग है, ठीक है, जैव और अजैव घटकों का योग है, ठीक। यानी इसमें जैव जो आप देख रहे हैं, लिविंग बीइंग भी है, आगे इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। जब लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें जंतु भी शामिल है, वनस्पति भी शामिल है, इसमें जो माइक्रोब सब कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात करते हैं, वो भी शामिल है, जिसमें हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम फंजाई की बात करते हैं, हम प्रोटोजोआंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आएंगी। यानी जब जैव की बात करेंगे तो वहां जीव, जंतु, वनस्पतियां और जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब आएंगे। और सिस्टमेटिक एक एक करके हम लोग देखेंगे, अलग अलग रोल है, आगे देखेंगे। जब हम बात वनस्पतियों की करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे तंत्र में एक प्रकार से क्या है, जो वनस्पतियां हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वनस्पतियों को क्या हम कहते हैं, ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। उसके बाद जो वनस्पतियों का भोजन करते हैं उनको आगे हम क्या कहेंगे, उसको उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो चाहे जीव जंतुओं को, चाहे वनस्पतियों को, जो उसके सड़े गले अंशों को डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, वियोजक, विघटक,
यानी आप देखते हैं ना, कोई मृत जीव है, उसको तमाम उस पर जीवाणु वगैरह काम करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से समाप्त करके मिट्टी में मिला, डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रोल है, यानी जैव घटक भी उसमें है, जैसे मैंने बताया, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, सूक्ष्म जीव हैं, और सबका अलग अलग अपना रोल। और वैसे जब अजैव घटकों की बात करते हैं तो उसमें प्रकाश है, तापमान है, ठीक है, मिट्टी है, ठीक है, ढाल है, भूगोल पढ़े हैं आप तो उच्चावच यानी पर्वत, पठार, मैदान, अलग अलग सारी चीजें हैं, मृदा है, जल है, ये सारी चीजें क्या है, अजैव घटक के रूप में शामिल है।